नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। ईरान जंग का 34वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कबूल किया है कि वो जंग के बारे में जितना सोच रहे थे, ईरान उससे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर निकला। ट्रंप को यह अंदाजा था कि 3 दिनों में ही अमेरिका इस जंग को खत्म कर देगा, लेकिन आज 34वें दिन भी ये जंग जारी है। ईरान, इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है, ताबड़तोड़ ड्रोन मार रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान तबाह हो जाएगा। ट्रंप के दावों पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसके एडवांस हथियार अब भी सुरक्षित है और दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाया है। IRGC का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया है वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। असली सैन्य उत्पादन और एडवांस हथियारों के केंद्र ऐसी जगहों पर हैं जिनकी जानकारी दुश्मन को नहीं है। इतना ही नहीं, IRGC ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि उसकी सैन्य क्षमता अभी दुनिया के सामने आई नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी असली ताकत दिखा सकता है। ईरान का अमेजन पर हमला, अगला नंबर किसका? मुस्तबा का चक्रव्यूह, ट्रंप के सारे प्लान फुस। न हॉर्मोज, न युद्ध विराम, ट्रंप के पास नो प्लान। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. ईरान की ललकार, आखिरी सांस तक प्रहार। ईरान पर जीत का दावा, निकल गई हवा। We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान से जंग जीत ली है, लेकिन ईरान जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह कर रहा है, अमेरिकी कंपनियों के डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है, इजराइल में आसमान से बारूदी प्रहार कर रहा है, जॉर्डन से लेकर हाइफा तक तबाही मचा रहा है, कुवैत से लेकर सऊदी अरब तक ड्रोन्स मार रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने 32 दिन में ही जंग जीत ली है। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days.
Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. The American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है तो फिर मुस्तफा की फोर्स कहर बनकर मिडिल ईस्ट पर क्यों टूट रही है? ईरान के साथ युद्ध विराम की बात क्यों कर रहा है? ईरान की सेना पर अमेरिका का कब्जा क्यों नहीं है? IRGC की मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर क्यों टूट रही हैं? हाइफा से लेकर तेल अवीव को धुआं क्यों कर रही हैं? लेकिन फिर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. It's gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म कर दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान के पास जो 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है वो कहां है? क्या अमेरिका ने उसे हासिल कर लिया है? तो इसका जवाब है कि अमेरिका को अब तक ना तो ईरान का संवर्धित यूरेनियम हाथ लगा है और ना ही वो कहां रखा है उसका पता मालूम है। बस इजराइल और अमेरिकी फोर्स ईरान के परमाणु सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं, उसे तबाह करने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप एक और दावा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि सैन्य ऑपरेशन का जो लक्ष्य था अमेरिका ने उसे हासिल कर लिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का लक्ष्य था और वो हो गया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है, लेकिन सच्चाई ये है कि खामेनेई को मारकर जो सत्ता परिवर्तन का दावा किया जा रहा है वो असल मायने में सत्ता परिवर्तन नहीं है, क्योंकि खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई ही सुप्रीम लीडर बने हैं और वो अपने ही पिता की तरह अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी और अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, ईरान की धरती अमेरिका के लिए कब्रगाह बन जाएगी। شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم، بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. و ارائه تضمین‌های مبنی بر این که دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. اعتماد وجود نداره و برای اعتماد سازی قدم‌های بزرگی باید برداشته بشه
تا شرایط به گونه‌ای مهیا باشه که اعتماد به یک مذاکره ایجاد بشه. اینکه جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره یا نگیره بحث دیگری است. ضرب الاجل‌های ساختگی جز اینکه کار رو سخت‌تر بکنه هیچ فایده دیگه‌ای نداره. و شاهد بودید که همین ضرب الاجل 2 بار تا الان تمدید شده. بنابراین من فکر می‌کنم که رئیس جمهور آمریکا اصولاً رویکرد خودش رو باید عوض بکنه. با مردم ایران با زبان تهدید، با زبان ضرب الاجل نمیشه صحبت کرد. IRGC और मुस्तबा को ईरान की पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, ईरानी सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हाथों में ईरान का झंडा लहराते नजर आए। यानी ट्रंप जो चाह रहे थे कि खामेनेई को सत्ता से हटाकर रेजा शाह पहलवी को सत्ता सौंप देंगे, होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने एक और दावा किया कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे तबाह कर देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। ट्रंप के इस बयान पर भी ईरान का जवाब आया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिका और इजराइल पर भीषण हमले करेगी। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ नवासीवी लहर शुरू कर दी है। इस बीच यूएसए ने अमेरिकियों से इराक छोड़ने की अपील की है। अमेरिका के दूतावास ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी तुरंत इराक छोड़ दें क्योंकि हालात तेजी से खराब हो सकते हैं। ईरान से जुड़े मिलिशिया ग्रुप सेंट्रल बगदाद में अटैक कर सकते हैं। इराक में अमेरिकी फौज पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी फौज पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया पहले भी इराक में अमेरिकी ठिकानों, दूतावास और दूसरे ठिकानों को निशाना बना चुके हैं और अब नए हमलों का खतरा फिर से बढ़ गया है। मुस्तबा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो चक्रव्यूह रचा उसमें अमेरिका पूरी तरह फंस गया। जो ट्रंप पिछले 32 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अब सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अमेरिका हॉर्मूज से ऑयल का आयात नहीं करता है और जिसे हॉर्मूज की जरूरत है वो उसकी रक्षा करे। हाँ, हॉर्मूज खुलवाने में अमेरिका मदद जरूर करेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरानी फोर्स का कब्जा है। ईरान अब इस रूट पर चुंगी वसूल रहा है। जो बिना परमिशन हॉर्मूज पार करने की कोशिश कर रहा है उस टैंकर को IRGC उड़ा रहा है। जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत हो गई है। क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन ट्रंप हॉर्मूज खुलवाने की जगह अब कह रहे हैं कि जिसे तेल की जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीदे क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ऑयल है। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप के सरेंडर के बाद अब ब्रिटेन आगे आया है। हॉर्मूज को खोलने के लिए ब्रिटेन ने अब प्रयास शुरू कर दिया है। हॉर्मूज को खोलने के लिए ब्रिटेन ने 35 देशों की मीटिंग बुलाई है। इसी हफ्ते लंदन में हॉर्मूज शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें चर्चा होगी कि कैसे हॉर्मूज पर लगाए चॉक होल्ड को खत्म किया जाए। ये ईरान की ओर से हॉर्मूज पर लगाए
गए चौखोट को खत्म करने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों की पहली गोलबंदी है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि उनका देश ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग में सीधे शामिल नहीं होगा। NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के सरेंडर का असर अब कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। ट्रंप के बयान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। क्रूड ऑयल की कीमत $98 प्रति बैरल से बढ़कर $108 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ट्रंप के बयान के बाद भारत, जापान और चीन समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक हाहाकार मचा है। इसीलिए ट्रंप पर भी जबरदस्त दबाव बन रहा है। ऐसे में ट्रंप अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ईरान ने हॉर्मुज को ऐसा हथियार बनाया कि अब ट्रंप सरेंडर करने पर विवश दिख रहे हैं। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف ट्रंप अपनी मर्जी से चाहे जो दावे कर ले, हकीकत क्या है उसे सारी दुनिया देख रही है। ईरान केवल इजराइल पर ही हमले नहीं कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट को भी लगातार अपने टारगेट पर रख रहा है। ट्रंप के आज के बयान के बाद भी ईरान ने दिखा दिया कि 34 दिन की जंग के बाद उसकी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई है। वो फायर पावर अभी भी उसके पास है। जंग खत्म होने के बाद इजराइल पर सबसे भीषण बमबारी की तो जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी टारगेट पर बम बरसाए। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को ईरान में अपने लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि वो इराक छोड़कर चले जाएं। ट्रंप के ढोल की ईरान कैसे पोल खोल रहा है उसे समझने के लिए आपको देखनी होगी रिपोर्ट। ट्रंप की वार्निंग के बाद ईरान की भीषण बमबारी। इजराइल में 6 घंटे के अंदर 4 बार मिसाइलों की बरसात। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमले से रात में हुआ उजाला। बहरीन में अमेरिकी हेडक्वार्टर को फिर बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अगर लग रहा है कि उनकी धमकियों से ईरान डर जाएगा, सरेंडर कर देगा, तो ईरान ने उनका भ्रम तुरंत दूर कर दिया। इधर ट्रंप की स्पीच खत्म हुई, उधर ईरान ने मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। ईरान ने जॉर्डन में ऐसी मिसाइल दागी कि पूरा इलाका दहल उठा। आग के शोले आसमान में उठने लगे। ईरान के निशाने पर जॉर्डन में अमेरिका का बेस था और अमेरिकी इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। ईरान ने इसी तरह का हमला बहरीन में किया। बहरीन में ईरान की मिसाइल तबाही बनकर गिरी और इसकी चपेट में आया बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर।
ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर इतना निशाना बनाया कि ये पूरी तरह तबाह हो चुका है। ईरान के हमले केवल जॉर्डन और बहरीन तक सीमित नहीं थे, उसने एक बार फिर इराक पर एयर स्ट्राइक की। ईरान का ड्रोन इराक के शहर इरबिल में गिरा और पूरा इलाका धुआं-धुआं हुआ। ईरान के हमलों ने सुपर पावर को इतने खौफ में ला दिया कि अमेरिका ने इराक में अपने नागरिकों के लिए आदेश जारी कर दिया है। इराक में अमेरिकी दूतावास ने अपने आदेश में कहा कि ईरान से जुड़े लड़ाके अगले 24 से 48 घंटे में सेंट्रल बगदाद में बड़ा हमला कर सकते हैं, इसीलिए अमेरिकी नागरिक इराक छोड़ दें। ईरान केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी टारगेट को निशाना नहीं बना रहा है, उसने पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। ईरान एक दिन के अंदर इजराइल पर 4 बार मिसाइल दाग चुका है। ईरान के हमलों के आगे इजराइल का आयरन डोम लाचार नजर आ रहा है। ईरान की ये मिसाइल सीधे हाइफा में जा गिरी। इजराइल का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो ईरान के हमलों से अछूता है। हर इलाके में मिसाइलों की बारिश हो रही है, शाही ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। हाइफा के साथ साथ तेल अवीव में भी ईरान ने मिसाइल दागी। बेनी बराक इलाके में जिस जगह पर पानी की पाइपलाइन पर ईरान की मिसाइल गिरी, वहां पर गाड़ियों की क्या हालत हुई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस हमले में 2 लोग घायल हुए। इजराइल का कहना है कि एक रात में सेंट्रल इजराइल में 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद इजराइल पर सबसे बड़े हमलों में एक है। ईरान ने सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल में बमबारी की है तो हिजबुल्लाह ने हाइफा के आसपास रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह लगातार तेल अवीव को टारगेट करके रॉकेट दाग रहा है। इन हमलों के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन की आवाजें आने लगी। ईरान के हमलों का कैसा खौफ है, इस तस्वीर से समझ सकते हैं। अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस लड़ाकू विमानों में एक F-15 ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का पीछा करता नजर आ रहा है। जिस विमान के आगे दुनिया के देश खौफ खाते हैं, वो इराक के इरबिल में इस ड्रोन पर टारगेट करने में खुद को लाचार पा रहा है। जिस जगह F-15 उड़ रहा है, उसके पास ब्लास्ट के बाद धुएं का काला गुबार उठता नजर आ रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। ईरान ने अपने हमलों की 89वीं वेव के तहत हमले किए। ईरान ने बीती रात अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर पिछले 2 दिनों की तुलना में 2 गुना अधिक हमले किए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स ने एक नया फुटेज जारी किया है, जिसमें इजराइल में गद्र और इमाद मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करते दिखाया गया। गद्र और इमाद ईरान की तरल ईंधन वाली MRBMS है, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। दोनों करीब 800 किलो वजन ले जा सकते हैं। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अपनी मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी हमले में मारे जाने का उन पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सईद माजिद मुसावी मिसाइल सिटी का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। ईरान का हमला पूरी स्पीड से जारी है तो इजराइल भी ईरान पर तबाही बरसा रहा है। जोरदार हमले के बाद इस्फहान में ईरान का एम्यूनिशन डिपो अभी तक धधक रहा है। वहां पर लगी आग की लपटें अभी तक नहीं बुझ पाई हैं। अब ये सामने आ रहा है कि इस्फहान के पास ईरान का गोला बारूद का बहुत बड़ा भंडार इसलिए भी है कि यहाँ पर ईरान की 2 ग्राउंड आर्टिलरी यूनिट है। इस्फहान में हमला इतना जोरदार था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। कई किलोमीटर दूर से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इजराइल ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। हमले में कई बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई हैं। हमले के बाद तबाही का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेहरान की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो गई। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
इजराइल ने दावा किया कि उसने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 400 से ज्यादा हमले किए। ये हमले ईरानी डिफेंस सिस्टम, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और ईरान के सबसे बड़े स्टील प्लांट को टारगेट करके किए गए। ईरान के साथ साथ लेबनान में भी तबाही बरस रही है। दक्षिणी लेबनान का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। अमेरिकी हमला इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आकर स्कूल की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। 34 दिन से जारी इस जंग में अभी तक ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 19 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के 13 सैनिक भी अभी तक जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 1200 पार कर चुका है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ट्रंप की ताजा रुख के बाद ये जंग कब तक चलेगी और इससे अभी तक कितनी तबाही मचेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक दंगल देश की सियासत में भी छिड़ा हुआ है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर की, जहां से थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नामांकन से पहले शुवेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच हाथापाई भी हुई। हालांकि अमित शाह अपने रथ से उतरकर गाड़ी से निकले और शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में मौजूद रहे। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। इस सीट से इस बार उनका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 2021 में पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम विधानसभा पर शिकस्त दे चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट के अंतर से हराया था। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 2021 के उपचुनाव में जीती थी। साल 2011 और 2016 में भी ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत हासिल कर चुकी हैं। लेकिन इस बार यहां की लड़ाई दिलचस्प बना दी है शुवेंदु अधिकारी ने। इस बार 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर और नंदीग्राम। देखना यह होगा कि भवानीपुर पर इस बार किसका कब्जा होता है। शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में अमित शाह खुद मौजूद रहे और उन्होंने यहां से हुंकार भी भरी। उन्होंने कहा कि अब वो अगले 19 दिन तक यहीं रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। नॉमिनेशन से पहले अमित शाह और शुवेंदु के रोड शो के जरिए बीजेपी ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की। जब बीजेपी का रोड शो कालीघाट इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास पहुंचा, तो वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। स्थिति उस वक्त ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। टीएमसी समर्थकों ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगा दिए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया और भीड़ को तितर-बितर किया। सुरक्षा कारणों से अमित शाह को अपना रोड शो बीच में ही छोड़कर गाड़ी से आगे निकलना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक अंदाजा लगाइए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और बीजेपी के कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और नॉमिनेशन फाइलिंग में वो उनके साथ जाने वाले थे। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ताकत देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए, जबकि वो जान रहे हैं कि देश के गृह मंत्री भी हैं, केवल बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं हैं। तो आप इंटेंसिटी देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव का ये रण जो है ये कितना इंटेंस है। रोड शो से पहले अमित शाह ने एक रैली भी की। यहाँ पर अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने अब ममता दीदी को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं।
चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। भवानीपुर में अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने पर एक एक घुसपैठी को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है, आए दिन बम धमाके गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। भवानीपुर में ममता की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के कद्दावर नेता हैं और जनता के नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अमित शाह ने आज भवानीपुर में बताया कि शुवेंदु केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उनसे कहा कि भवानीपुर से चुनाव लड़कर एक बार फिर ममता बनर्जी को चुनाव में हराना है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर
वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। आज भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में भगवा माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। लोगों की भारी भीड़ भी अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी के रोड शो में मौजूद रही। हमारे सहयोगी पवन नारा ने इस दौरान लोगों से बात की। सुनिए वो इस बार क्या मन बना रहे हैं। सर, अमित शाह आए हैं, क्या असर पड़ेगा भवानीपुर में, क्या तस्वीर? क्या बोले, अमित शाह आए हैं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सोचते हैं अभी ये भी आएगा, सुवेंदु जीतेगा, यही सोचते हैं हम लोग। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। अम्मा कहाँ से हैं? रैली देख रहे हैं, कौन आया है? अमित शाह। अमित शाह, उनके आने से असर पड़ेगा? तो ये आम बंगाली मानुस है। मैम, बोलना नहीं चाहते लेकिन कैमरे में कैद करना चाहते हैं। सर, कोई डर के मारे बोलना नहीं चाहता है। अच्छा, अमित शाह सामने है तब भी डर है? अभी है, 4 तारीख के बाद सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी है, 4 तारीख के बाद निकल जाएगा। सीएपी तैनात है, बहुत से लोग यहाँ खड़े हैं। मैम, अमित शाह यहाँ से गुजर रहे हैं, सुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं, मन में क्या रहा है सब देख के? इस बार तो दीदी का खेल खत्म होने वाला है। होने वाला है? होने वाला है, लग तो वही रहा है। तो भवानीपुर में अपने घर से दीदी हार सकती है? हो सकता है। हो सकता है। तो ये कहने वाले बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि दीदी इस चुनाव में हार जाए। एक तरफ सामने उम्मीदवार हो, गृह मंत्री हो, तो आगे कार्यकर्ता है, लेकिन सड़क किनारे जो लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ देखकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। की होलो लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का हूँ। हाँ, वोट है यहाँ परिवार का? हाँ, मेरा दादी का है। लग रहा है कि अब की बार परिवर्तन होगा? हाँ, देखिए इस बार कौन जीतेगा। बहुत बार बीजेपी कोशिश किए हैं, अब देखिए। आपको क्या लग रहा है, किस बात पे आपको लग रहा है कि सुवेंदु अधिकारी के लिए यहाँ से मौका है, खास तौर पर तब जब अमित शाह का काफिला यहाँ से गुजर रहा है? हमें इससे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अमित शाह भी आया हुआ है और अमित शाह सुवेंदु अधिकारी का मेल जो इस बार बीजेपी का सरकार यहाँ पे आने वाला है उसका एक्सपेक्टेड यहाँ के आम जनता लोग नहीं कर सकता है। जो रिजल्ट आने वाला है वो वोट के बाद पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। आज दुर्गापुर में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल दुर्गापुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बंदोपाध्याय अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले टीएमसी उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार और दुर्गापुर पश्चिम के उम्मीदवार कवित दत्त अपने नामांकन दाखिल कर निकल रहे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। दोनों पक्षों के बीच बहस तेजी से बढ़कर तनाव में तब्दील हो गई। मौके पर पुलिस मौजूद थी और इसी दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मामले को शांत करा दिया।